अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज से हम स्काई क्लासेस में एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं लेक्चर्स की, जिनमें हम डिस्कस करेंगे बेटा वो क्वेश्चंस जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट ईयर भी हमने डिस्कस किए थे, और क्योंकि आपका इतना ये मिला उसमें कि सर इस साल भी बनाइए, तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम आपके लिए वैसे एक और सेशन करें जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रहने वाले हैं वो डिस्कस करें। तो बेटा जो मैं क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा बेटा वो आपको अपने एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। सो बेटा ध्यान से सुनेंगे। इन क्वेश्चंस में डेरिवेशंस भी होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, तो मैं दोनों चीजें बेटा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज स्टेट ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। बेटे ध्यान से सुनेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कि नाम ये बेटा वेक्टर एडिशन, यूज होते हैं बेटा दो वेक्टर्स को ऐड करने में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन असल में कोई अलग कोई लॉ नहीं है बेटा, रादर इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट यह है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं टेकन इन सेम सेंस, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है बेटा ए और बी, तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होने वाला है वो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, जिसके दो साइड्स बेटे आपके दो वेक्टर्स हैं, राइट। ध्यान से सुनिएगा बेटा। सो दैट मीन्स आपके पास दो वेक्टर्स थे जिनका सेन सेम था। सेन सेम होने का मतलब एक वेक्टर का जो टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कि इनका सेन सेम है। जो क्लोजिंग साइड है इस ट्रायंगल की बेटा वही ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगा इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। यानी इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन ये है बेटा, उसकी डायरेक्शन ये, और लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है बेटा वो होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये है स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जबकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बेटे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि दो साइड्स बना रहे हैं बेटा एक पैरेललोग्राम के, जो कि दो साइड्स बना रहे हैं एक पैरेललोग्राम के, बेटा ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि आप उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए बेटा जो जिस पैरेललोग्राम के ये दो साइड्स हैं बाय यूजिंग द सेम वेक्टर्स। यानी अगर मैं ए को यहां पे शिफ्ट कर दूं बेटा तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर ही होगा, और इस बी को अगर मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं बेटा तो आप कह सकते हो सर ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा ए है। ये मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर से ऐसा कर दिया। तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है बेटे कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल बेटा? जहां से वो दो वेक्टर स्टार्ट हुए थे उस पॉइंट से जो आप डायगोनल डालोगे बेटा दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, जिनकी वजह से आपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। सो बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपली आप ये इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो बेटे पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, जो पैरेललोग्राम उन दो वेक्टर्स की वजह से आप कंप्लीट कर सकते हो या बना सकते हो। हां एक पॉइंट इसमें खास बात है बेटा, जो ए और बी वेक्टर्स हैं दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। जबकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था बेटे? वहां पे हम कहते थे दो वेक्टर्स का सेन सेम होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर फिर दो एक जैसे कैसे हो गए कि ट्रायंगल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म जो है आपने कहा जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ध्यान से देखिए बेटा, जरा इधर देखिए, ये जो वेक्टर बी है अगर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स यूज करूं और इसको शिफ्ट करूं अपनी पोजीशन से और
इसको a के साथ को इनिशियल कर दूं तो बताइए यहां पे कौन सा वेक्टर आपने शिफ्ट कर दिया, b वेक्टर। अब बेटा पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, ये a वेक्टर इधर लाइए। क्या आपको नहीं लग रहा है बेटे कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ? क्या ये उस पैरेललोग्राम का डायगोनल नहीं है? तो बेटा वही मैं कह रहा हूं दैट ट्रायंगल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है बेटा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा अब ध्यान से सुनिए, ये तो हुआ स्टेट ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप वहां पे लिख सकते हैं दैट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर जो है एडिशन स्टेट्स दैट द resultant of two vectors which are taken in same sense is the closing side of the triangle completed by those two vectors and the resultant जो आप यहां पे दिखा रहे हैं बेटा both in magnitude as well as in direction, that means the closing side is going to represent the resultant both in magnitude as well as in direction. सो बेटा अब आएगी इसकी बात बेटा जिसमें ये कह रहा है इसको डिराइव करिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट। तो बेटा वो बड़ा आसान है, हम ट्रायंगल लॉ भी ले सकते हैं और पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं बेटा। किसी एक में आपको डिराइव करना है रिजल्टेंट, क्योंकि आना तो सेम है। मैं फिर से कह रहा हूं पैरेललोग्राम इज नथिंग, इट्स नॉट अ डिफरेंट लॉ, रादर इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मुझे रिजल्टेंट डिराइव करना है तो कैसे किया जाए? तो ये मेरे पास एक वेक्टर है a और ये मेरे पास बेटा दूसरा वेक्टर है b। तो दो वेक्टर्स है मेरे पास। फॉर एग्जांपल लेट सपोज इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है बेटा थीटा। अब पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं यूज करूं, सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। इन्हीं दो वेक्टर्स में एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स मान लीजिए a यहां पे अगर हम शिफ्ट करें तो a ये आएगा और b को अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं बेटा तो b हमारा ये आ जाएगा। एम आई राइट? तो यह हमारा b है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया। अब पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है बेटा जो इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा रिजल्टेंट को। अब मुझे क्या निकालना बेटे, जो ये रिजल्टेंट है इजंट इट अ वेक्टर? यस, रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। सो बेटा वेक्टर के दो चीजें होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहले पार्ट में हम इस रिजल्टेंट का निकालेंगे बेटा मैग्नीट्यूड और फिर उसके बाद में अलग से निकालूंगा इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो पहले देखेंगे हम मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे। तो बेटा मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, मैं इन वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, दिस इज माई वेक्टर बी, मैंने वेक्टर बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड और आर का भी मैं अभी सिर्फ ले रहा हूं बेटा मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बेटे इन वेक्टर्स का, क्योंकि अभी मैं इस रिजल्टेंट का सिर्फ निकालने जा रहा हूं मैग्नीट्यूड और दूसरे पार्ट में अलग से हम निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। तो आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड ए लिया, वेक्टर बी उसका मैग्नीट्यूड बी और आर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट। बहुत आसान है बेटा। देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस ए वाले वेक्टर को यहां से एक्सटेंड कर रहा हूं, मतलब यहां पे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। आपका इमीडिएट क्वेश्चन होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना था, या आपको कैसे पता चला कि हमें इस तरीके से इसको जो है डिराइव करना चाहिए? बहुत आसान है बेटा। अगर आप इस वाली ट्राइंगल को देखोगे, आप मेरे इस स्टाइलस पे नजर रखिए बेटा, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो इस पे आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं इस कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर डालता हूं बेटे, जब मैं ए को एक्सटेंड करता हूं, तो आप कह सकते हो अब जो मेरे पास ये ट्राइंगल है बेटा, जिसका नाम भी मैं रखूंगा, जैसे यहां पे पी मैं नाम रखूं, यहां पे क्यू, यहां पे आर, यहां पे एस, अब नेम इट एज लाइक दिस, यहां पे पी क्यू आर और एस। जरा ये ट्राइंगल देखिए बेटा जिसका नाम है पी आर एस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अब इस पे लगा सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहेगी बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अब लगाऊं, हाइपोटेन्यूज है बेटा पी एस,
तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस आएगी बेटा पी आर स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड आएगा बेटा इसका आर एस, तो मैं लिखूंगा बेटा आर एस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। अब बेटा यहां पे पी आर जो है बेटा, पी आर जो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं पी क्यू प्लस क्यू आर। तो बेटा यहां पे पी आर को मैं लिख सकता हूं पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया प्लस आर एस का होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा यह है हमारा पी एस स्क्वायर। एम आई राइट? तो बेटा आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप मुझे करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हमारा पी एस है, पी एस, उसके बदले में लिख सकता हूं आर, जो कि मुझे डिटरमाइन करना है, आर इज द रिजल्टेंट, राइट? तो बेटा आर मुझे निकालना है, दैट इज द रिजल्टेंट। दूसरी बात बेटा, जो मेरे पास यहां पे पी क्यू है, पी क्यू, इसके बदले में लिख सकता हूं इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जो बेटा आर एस है मेरा, उसके बदले में लिख सकता हूं आर एस। यहां पे मैं उसको किसी वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, अभी मेरे पास जो अननोन है यहां पे बेटा वो दो चीजें, पी एस मुझे पता है, पी क्यू मुझे पता है बेटा, लेकिन यहां पे ये दो चीजें जो है बेटा आर एस और क्यू आर, अभी मैं उनको नहीं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो यहां पे सबसे बड़ा काम यही होता है बेटा, आपको लिखना होता है क्यू आर और आर एस को बेटा इन टर्म्स ऑफ बेटा जो वेक्टर्स हैं ए और बी। एक बार आपने वो लिख दिया, आपको बेटा रिजल्टेंट मिल गया। दिस इज द की स्टेप इन द डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब मेरे पास टास्क जो है बेटा दैट्स क्यू आर और आर एस को निकालना, राइट? बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल आप कह रहे हैं बेटा थीटा, एम आई राइट? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपने बी को यहां पे लाया था, तो इसका मैग्नीट्यूड इस लाइन का बी हुआ या नहीं? मैग्नीट्यूड इस लाइन का बेटा वही हुआ जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी बी। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। कौन से एंगल है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दो पैरेलल है, दिस द ट्रांसवर्सल, सो दीज टू एंगल हैव टू बी इक्वल। कौन से हैं बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बेटा अगर मैं अब ये ट्राइंगल अलग कर दूं, इसमें से ये ट्राइंगल अलग कर दूं जिसका नाम है क्यू आर एंड एस, ये ट्राइंगल अलग करूं, बताइए इस एंगल का वैल्यू दैट्स अगेन थीटा। व्हाट्स थीटा? विच इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा। तो इनकी यहां पे भी है थीटा बेटा। अब मुझे बताइए बेटा, ये जो क्यू एस है, क्यू एस, क्या मैं नहीं कह सकता हूं ये तो वेक्टर बी है, दिस इज द वेक्टर बी। अब मुझे बताइए बेटा, अगर मुझे आर एस को लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बी, तो कैसे लिखूं? आर एस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, क्यू आर इज द बेस। अगर मैं लिखूं आर एस अपॉन क्यू एस, so that means perpendicular upon hypotenuse, तो बेटा वो तो आएगा sin थीटा, वो आएगा बेटा sin थीटा। am I right? that is going to be sin थीटा। फिर क्या लिख सकता हूं बेटे? आर एस is equal to QS, but QS is B. I will write here QS के बदले B, वो इधर आएगा B sin थीटा। तो हमने बेटा RS निकाल दिया। इसी तरीके से बेटा अगर मैं निकालूं QR कैसे निकालूंगा वो भी देख लीजिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। QR कौन सा साइड है? सर बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। सो बेटा QR अपॉन QS इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो दैट मीन्स QR इज इक्वल QS जो है बेटा वो तो B है, सो B cos थीटा। बताइए बेटा am I right or not, है ना? सो बेटा मैंने दोनों चीजें निकाल दी। अगर आप देखेंगे मेरी डेराइवेशन में मैं अभी तक क्या क्या निकाल चुका हूं बेटे, मैंने दो चीजों का वैल्यू निकाला, एक तो QR का और बेटा RS का, QR का और RS का। अगर आप ये दो चीजें यहां पे इंसर्ट करें बेटा, सो we are done with this, और हमने डेराइव कर दिया बेटा। इस तरीके से हम डेराइव कर पाएंगे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। बहुत आसान है बेटा। तो यहां पे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। PS इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सो आर स्क्वायर इज इक्वल PQ बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस QR किसके बराबर है बेटा? B cos थीटा, सो इट इज B cos थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस RS का वैल्यू आई हैव डिराइव्ड, दैट इज
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो बेटा अभी तक तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। यहां पे आप यूज करेंगे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इस टर्म का नाम ए, ये मान लीजिए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इसको एक्सटेंड करिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बी आपका सिर्फ बी नहीं है, बी कॉस थीटा। सो इट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो इट इज ट्वाइस ए बी cos थीटा। लेकिन बेटा b जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा, प्लस 2ab, जस्ट 1 सेकेंड, ध्यान से देखिए बेटा, तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले बी कॉस थीटा आया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। लेकिन सिर्फ 2ab नहीं लिखना है बेटा, आपके पास है दूसरी टर्म बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा, राइट। प्लस लिखेंगे आप बेटा ये वाली टर्म, दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मैंने लिखा, तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, बहुत बेसिक्स है बेटा, बहुत आसान है। देखिए आप, अब यहां पे मुझे दो टर्म्स दिख रही हैं बेटा, जरा आप इन पे फोकस करिए। इट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या आएगा इनमें? बी स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दो टर्म्स में कॉमन निकलेगा बी स्क्वायर, यानी इस तरीके से पहली टर्म ए स्क्वायर, दूसरे इन दो टर्म्स में कॉमन बी स्क्वायर, अंदर आया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो टर्म्स आ गई, और तीसरी जो टर्म बची उसको मैं रहने देता हूं एज इट इज, जो है 2ab cos थीटा। इसको आप ऐसे रहने दीजिए, मैं इन दो टर्म्स की बात कर रहा हूं। वी हैव एन आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच सेज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर इज b स्क्वायर। सो माय रिलेशन इज r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बदले 1 आया बेटा प्लस 2ab cos थीटा। सो ये है बेटा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रायंगल लॉ भी और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों लॉ मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा, और ये डेरिवेशन है जो ये हमसे पूछ रहा था कि आप डेराइव करके दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहां पे बेटा इनके बीच में जो एंगल होगा दैट वुड बी थीटा, राइट। अब एक और चीज है, सर आपने रिजल्टेंट का सिर्फ अभी तक निकाला मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट किसका था? वेक्टर्स का। तो रिजल्टेंट भी क्या था? वेक्टर। और हमने क्या निकाला? रिजल्टेंट का अभी हमने सिर्फ निकाला मैग्नीट्यूड। अब अगर हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए, कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। सो हमारे पास दो वेक्टर्स थे बेटा, दिस वाज आवर वेक्टर ए एंड दिस वाज आवर वेक्टर बी। और आपको पता है बेटे, अगर हम एक पैरेललोग्राम इनसे कंप्लीट करें, सो दिस डायगोनल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो था दैट वाज थीटा, राइट। तो बेटा अभी तक हम जो निकाल पाए वो सिर्फ इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था। अब हमें चाहिए बेटा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, या डायरेक्शन क्या होती है बेटा, कैसे निकाली जाती है? बहुत आसान है बेटा। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ए वेक्टर है ये किस एक्सीस पे, ये एक्स एक्सीस पे है कि नहीं? बेटा मैं कहता हूं जो हमारा रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से कुछ एंगल बना रहा है, लेट दैट एंगल बी अल्फा। जो ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, लेट दैट एंगल बी अल्फा। अगर मैं अल्फा निकाल सकूं तो बेटा वही अल्फा रिप्रेजेंट करेगा बेटा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब आप मुझसे इमीडिएट क्वेश्चन पूछेंगे, सर एंगल डायरेक्शन कैसे होगी, एंगल डायरेक्शन कैसे देगा? बहुत आसान है बेटे, ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये मेरे पास दो एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूं कोई आदमी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो आप बोलेंगे यहां से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं एक आदमी 30 डिग्रीज पे जा रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैंने तो एंगल दिया लेकिन आप मुझे ऐसे दिखा रहे हो, तो ऐसे दिखाना मतलब आप मुझे डायरेक्शन दे रहे हो, सर वो यहां से जा रहा है। Am I right? So that means बेटा एंगल मैंने दिया और आपको गेस हुआ कि ये आदमी कहां से जा रहा है।
और एक चीज, अगर मैं कहूं आदमी 90 डिग्रीज पे जा रहा है विद एक्स एक्सिस, तो आप बताएंगे सर आदमी ऐसे जा रहा है। सो आपको डायरेक्शन पता चल रही है, जबकि मैं डायरेक्शन तो डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं, मैं एंगल आपको दे रहा हूं। सो बेटा बाय कैलकुलेटिंग दिस अल्फा हमें पता चलेगा बेटा ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन, यानी ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है। इज दिस क्लियर? तो बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस अल्फा? सिंपल एज इट इज। ध्यान से सुनिए बेटा, अभी मैंने इसको यहां पे एक ट्राइंगल कंप्लीट की थी, इफ यू रिमेंबर। जस्ट वेट बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे फिर से मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट करूंगा और आपको पता होगा बेटा हमने इस साइड के वैल्यूज निकाले हुए हैं। इस साइड का वैल्यू आ रहा था आर एस का वैल्यू आ रहा था, आर एस का वैल्यू आ रहा था बी साइन थीटा, और क्यू आर का वैल्यू आ रहा था बी कॉस थीटा। यहां से यहां तक कॉस बी कॉस थीटा और ये आ रहा था बी साइन थीटा। अभी हमने डिटरमाइन किया बेटे, तो आप यहां पे फिर से लिख सकते हो कि इसका वैल्यू है बी साइन थीटा और इसका वैल्यू है बेटा बी कॉस थीटा। एम आई राइट? यहां से यहां तक इसका वैल्यू है बी कॉस थीटा और उसका है बेटा बी साइन थीटा। बताइए बेटा अगर मैं ये ट्राइंगल बाहर निकालूं, ये बड़ी सी राइट एंगल ट्राइंगल बाहर निकालूं, अब मैं नाम दे रहा हूं इसका अभी जो हमने दिया वैसे पी क्यू आर और एस, ये हमारे पास है बेटा पी, ये हमारे पास हुआ आर और ये वाला हुआ बेटा एस। तो ये एंगल बना बेटे अल्फा, दिस इज आवर एंगल अल्फा। ये अल्फा मुझे निकालना है। क्या मैं नहीं लिख सकता हूं कि एस आर बेटा इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है और पी आर जो है बेटा वो बेस है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ tan अल्फा। तो बेटा मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई पी आर, डिवाइड बाई पी आर। आर एस हमने निकाला हुआ है बेटे, दैट्स इक्वल टू बी साइन थीटा, और बेटा हमने जो पी आर है बेटा, इसको मैं स्प्लिट करके अगर लिखूं तो आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर। अब बेटा फाइनल स्टेप इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी क्यू आपका रिप्रेजेंट ए कर रहा है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और क्यू आर यहां से यहां तक दैट इज बी कॉस थीटा। तो बेटा आपने निकाला tan अल्फा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूं tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta, if I will use this expression बेटा मुझे मिलेगा यहां से अल्फा, और अल्फा का मतलब ही हुआ हमने निकाली बेटा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो इस तरीके से हमारे दोनों लॉज कंप्लीट हुए। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को हमने स्टेट भी किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने स्टेटमेंट भी पढ़ा, और बेटा हमने डिराइव किया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन किस फॉर्मूला से निकाली जाती है। चलिए बेटा हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम बेटा सीधे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए बेटा हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, और द क्वेश्चन सेज इज, ध्यान से देखिएगा बेटा, इट सेज चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉलोइंग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आप सोच रहे होंगे फॉलोइंग तो लिखा है लेकिन नीचे तो कोई है ही नहीं जिसके डायमेंशन। तो मैंने सोचा मैं जब डिस्कस करूं ये क्वेश्चन तो मैं खुद ही एग्जांपल सेट कर दूं और आप मुझे उनके आंसर्स दें, या अगर आपको नहीं आता है आप 2 मिनट नजर रखिए बेटा, आपको ये आराम से आ जाएगा। जब हम बात करते हैं चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर में, जिसमें हम पढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, फॉर एग्जांपल बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, हमें यह देखना होता है क्या यह रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। मैथमेटिकली क्या है दैट सेकेंडरी क्वेश्चन, बट यहां पे हमें कहा गया है कि डायमेंशनल एनालिसिस से बताइए क्या वो सही है या नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस का सिंपल एक रूल है बेटा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। डायमेंशनल एनालिसिस हमें बताती है कि जिन क्वांटिटीज के बीच में, अच्छे से सुनिएगा, जिन क्वांटिटीज को सेपरेट करें, जिन क्वांटिटीज के बीच में या तो इक्वालिटी हो, या तो एडिशन हो, या तो सब्ट्रैक्शन हो, या तो ग्रेटर देन हो, या तो लेस देन हो, जो भी क्वांटिटीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इन चीजों से सेपरेटेड हो, इन
जो आपके ऑपरेटर्स है बेटा, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ग्रेटर देन, इन ऑपरेटर से सेपरेटेड होंगे बेटा, उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगी। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस का। So all the quantities which are separated by equal to, plus, minus, greater than and less than have same dimensional formula. अब मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है और मुझे देखना है क्या ये सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस रिलेशन को ब्रेक करूंगा पार्ट्स में। हर एक पार्ट कैसा होगा, यानी जिनके बीच में ये होंगे बेटा वो अलग अलग से बढ़ जाएंगे। अगर उन सब की डायमेंशनल फॉर्मूला एक दूसरे के बराबर हुई, हम ऑटोमेटिकली कहेंगे दैट द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज नॉट। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे एग्जांपल्स दे रहा हूं, हम इनका बेटा चेक करेंगे क्या ये रिलेशन सही है या नहीं। पहली रिलेशन है मेरे पास बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, और क्वेश्चन है बताइए क्या ये डायमेंशनली सही है या नहीं, इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप पार्ट्स में इसको ब्रेक करिए। देखिए s अलग पार्ट है, ut अलग पार्ट है, 1/2 ऑफ at स्क्वायर अलग पार्ट है। बोलेंगे कैसे, यहां पे इक्वलिटी है, यहां पे प्लस है। सर ये दो अलग अलग नहीं है ut, नहीं बेटा इनमें प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट नहीं लिखा। आप लेक्चर को थोड़ा पीछे ले जाइए, देखिए बेटा, और वहां पे मैंने लिखा होगा कि सिर्फ जो क्वांटिटीज इक्वल टू, माइनस, प्लस, ग्रेटर देन, लेस देन से सेपरेटेड हो वही पार्ट्स होते हैं बेटा, जो मल्टीप्लिकेशन से सेपरेटेड हो वो पार्ट्स नहीं होते हैं। सो दिस इज अ सिंगल यूनिट, गॉट इट। तो डायमेंशनल एनालिसिस अब ये कहती है दैट द डिफरेंट पार्ट्स मस्ट हैव, शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तब हम कहेंगे करेक्ट। तो पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी निकालूं, एस। व्हाट्स एस, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा डिस्प्लेसमेंट की। ut का अगर मैं देखूं बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम, देखिए बेटा वेलोसिटी क्या है, इट्स मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है बेटा। अगर वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला देखी जाए, इट इज m0 l1 t-1 मीटर पर सेकंड। सो बेटा l1 पर सेकंड t-1 और साथ में बेटा यहां पे t आ रहा है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t1 है बेटा, क्योंकि इनके पावर्स बेटा सॉरी बेस सेम है यहां पे, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और तो आप क्रॉस नहीं लगाएंगे वहां पे, बस दिमाग में रखिए कि ये और ये कैंसिल हुआ, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूटी फिर से मिल गई बेटा m0 l1 t0। लिखने का तरीका ये, जो मैंने ऐसे क्रॉस किया ऐसे आप वहां पे नहीं करेंगे, बस इस तरीके से लिखेंगे t⁻0। सो बेटा इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, राइट। सो दिस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, बताइए ut। अब लास्ट वाला पार्ट है बेटा 1/2 ऑफ at स्क्वायर। आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो कॉन्स्टेंट्स हम यूज करते हैं बेटा उनकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होती है। मल्टीप्लायर कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं जैसे 2, 3 व्हाटसएवर इट इज, पाई, इनके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। तो तीसरा पार्ट जो बचा दैट्स at स्क्वायर। ए है बड़ा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-2 और टी स्क्वायर है बेटा, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला t2। टी स्क्वायर नहीं पढ़ी जाएगी बेटा इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, you must know how to read it. It is m0 l1 t-2 t2। सो टी स्क्वायर मत आप कहेंगे, जो मैंने स्क्वायर का वो उसका यूनिट था बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वैसे नहीं पढ़ा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये -2 ये +2 0 बनेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आई m0 l1 t0। अब बेटा जरा चेक करिए s की डायमेंशनल फॉर्मूला ut की और at स्क्वायर की, अगर आप देखेंगे बेटा तीनों की डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों पार्ट्स की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो हम कहेंगे ये रिलेशन मैथमेटिकली हो ना हो डायमेंशनली करेक्ट है। मैथमेटिकली याद रखेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक फॉर्मूला मैथमेटिकली सॉरी डायमेंशनली करेक्ट है और वो मैथमेटिकली भी करेक्ट ही होगी, इट्स नॉट नेसेसरी। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं हम ये कहेंगे कि हां ये डायमेंशनली करेक्ट है। सो ये होती है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस। एक दो क्वेश्चंस यहां पे अगर मैं और डिस्कस करूं, जैसे बेटा v इज इक्वल टू u प्लस at,
ये हमारे पास रिलेशन है, इसको डायमेंशनली चेक करना है क्या ये करेक्ट है कि नहीं। तो फिर से मैं कहूं ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये बेटा तीसरा पार्ट है, तीन पार्ट्स है मेरे पास बेटा यहां पे। तो हम कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट कैसे होगी, अगर v की डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u के बराबर होगी और ये बराबर होगी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at की, तो हम कहेंगे हां ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये होती है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस। इसी तरीके से आपके पास एक रिलेशन है t इज इक्वल 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। चले बेटा इसको मैं दिखाता हूं और वहां से यह कहा जाए कि बताइए क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। तो रिलेशन है बेटा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। इसको डायमेंशनली चेक करना है क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले पार्ट्स की अगर हम बात करें, t एक पार्ट कहलाएगा, 2 पाई की कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, रूट ऑफ l बाई जी ये एक पार्ट है, तो बेटा बीच में इक्वलिटी है, तो ये अलग पार्ट है ये अलग पार्ट है, तो हमने इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब इन पार्ट्स की अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नॉट। ध्यान से देखिएगा बेटा कैसे हम इसको सॉल्व करें। t डायमेंशनल फॉर्मूला वी नो m0 L0 T1, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बचा बेटा रूट ऑफ L बाई जी। सर 2 पाई अकाउंट में क्यों नहीं ले रहे हो, मैंने अभी कहा बेटे मल्टीप्लायर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं दे आर डायमेंशन लेस, दे आर यूनिट लेस, तो उनको हम नहीं लिखते हैं, हम इस पे फोकस करेंगे। इट इज L बाई जी, रूट ऑफ L बाई जी, राइट, रूट ऑफ L बाई जी इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। ध्यान से देखिए बेटा इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, रूट है तो बेटा ऊपर आएगा 1/2, ध्यान से सुनिएगा ऊपर आएगा बेटा 1/2। L है बेटा लेंथ, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे L ही होगी, और नीचे G है बेटा विच इज एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T-2, ये बेटा इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन ऊपर क्या बेटा रूट है इसके, तो रूट अगर हम इसको दें, रूट इस L को भी मिलेगा अलग से और इन तीन टर्म्स को भी मिलेगा अलग से, राइट। तो बेटा जरा देखिए क्या मिलेगा यहां पे, इस तरीके से देखिए आप यहां पे, वैसे सॉरी इसको मैं इस तरीके से अगर लिख दूं आपके लिए ज्यादा आसानी होगी समझना। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिए देखिए बेटा इट इज ऊपर L इसका आएगा बेटा 1/2 और नीचे बेटा M इसका तो 0 था और पावर चढ़ेगा बेटा 1/2, पहले ही 0 तो ये 0 ही रहेगा। L1 है, L 1/2 हो जाएगा। T है बेटा -2, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब हम क्या करने जा रहे हैं यहां पे, अच्छा L 1/2 ऊपर चढ़ा है, ये बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, लेकिन ये -1/2 हो जाएगा तो L0 बनेगा। M0 ही होगा बेटा आपका, यहां पे M0 रहेगा, M0 रहेगा। L और L रेज पावर ऑन, सॉरी रेज पावर बिल्कुल भी नहीं है, आप कहेंगे L 1/2 ऊपर जाएगा -1/2, तो बेटा वो 0 हो जाएगा, और यहां पे T ऊपर आ जाएगा तो T1 आ जाएगा। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए बेटा इस वाले पार्ट की, इट इज सेम एज दैट ऑफ द T, तो आप कहेंगे हाँ ये रिलेशन T इक्वल 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। और इस एनालिसिस को जो मैंने आपको यहां पे बोर्ड पे दिखाई, इसी को बोलते हैं बेटा डायमेंशनल एनालिसिस। चलते हैं बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। What it says is that, देखिए क्या कह रहा है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखिए बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें पूछ रहा है, तो पहले आप यह समझिए बेटा मोमेंटम दो टाइप्स की होती है, वन इज लीनियर अनदर इज एंगुलर। लीनियर मोमेंटम की जहां तक बात हो, सो इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज mv। लीनियर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की। मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो बेटा इसके साथ जुड़ी हुई जो मोमेंटम होगी दैट वुड बी mv, यानी मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। Question is, what's the definition of momentum? What's momentum? Total motion, total, पहली टर्म जो आनी चाहिए दैट्स टोटल,
total motion contained in a body, total motion possessed by a body, that's known as momentum. That's known as momentum. तो लीनियर मोमेंटम याद रखेंगे. कोई पूछेगा व्हाट्स मोमेंटम, बोलो टोटल मोशन कंटेनड इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम. अब यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कब कंजर्व्ड रहेगी. तो पहले हम टर्म पढ़ेंगे. कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब यह हुआ कि अगर सिस्टम की कुछ मोमेंटम है, अगर सिस्टम की कोई मोमेंटम है, और याद रखेंगे बेटा अगर वो मोमेंटम चेंज ना हो, अगर एक सिस्टम की मोमेंटम चेंज नहीं हो रही है बेटा, उसी को हम बोलेंगे दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब अगर सिस्टम में एक सिस्टम की मोमेंटम जो है बेटा उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रही है, तो बेटा ऐसे सिस्टम में हम कहेंगे that momentum is conserved. So momentum is conserved. By conservation of momentum, we mean to say that the momentum of the system is not going to change. The momentum is going to remain same, you can say. I'm not saying zero. I'm saying whatsoever is the momentum of the system at any time t, momentum is going to remain same after t plus some time t dash. तो किसी भी टाइम पे जो उसकी मोमेंटम होगी वो वही होगी जो पहले थी, एट टी इज इक्वल टू 0 मान लीजिए. आर यू गेटिंग इट? दैट्स नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम अगर चेंज ना हो सिस्टम की, हम कहेंगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड. बट हियर द क्वेश्चन इज दैट कि मोमेंटम कब किस सिस्टम की कंजर्व्ड होगी और कब नहीं होगी, कब मोमेंटम कंजर्व आप करेंगे, कब नहीं करेंगे. सो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइए बेटा देखते हैं मोमेंटम कब कंजर्व होती है और कब नहीं. बेटा आपको पता होगा न्यूटन बाबा का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट सेज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, यानी अगर लीनियर मोमेंटम जो है वो चेंज हो रही है विद टाइम, तो इसका मतलब हुआ कि उस पे, उस सिस्टम पे, उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. So whenever there is some external force acting on a body, what will happen? The momentum will change. और इसी को न्यूटन ने कहा था F external is equal to dp by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है. इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं. मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, यानी कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है. क्या मैंने ये कहा कि हर एक सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है? नहीं, मैंने ये कहा कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है. बेटा मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं. देखिए उस सिस्टम में क्या होगा जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा. जिस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, देखिए उसमें क्या होगा. जरा यहां पे 0 डालिए बेटा. 0 इज इक्वल टू dp अपॉन dt. बेटा dt इधर लाओ, तो dp इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. दिमाग यहीं पे रखेंगे. जब ये लेक्चर आप देख रहे हैं बेटा, तो दिमाग अपना फोकस करेंगे बेटा इस चीज पे जो मैं कह रहा हूं. F external is dp by dt. It's not necessary that in all systems in this universe external force would be absent. No, but I'm saying only those particular systems. I'm talking about only those particular systems in which the external force is एब्सेंट. मैं उनकी बात कर बेटे, जब उन सिस्टम्स की बात हो रही है एक्सटर्नल फोर्स 0 है. मैंने ऐसे सिस्टम्स लिए, 0 आ गया, dp by dt, dt इधर गया, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0. बताइए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dp किसके बराबर है? मैंने से इंटीग्रेशन ऑफ dx इट्स x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इट्स y, इंटीग्रेशन ऑफ dp इट इज p, यानी मोमेंटम. Now integration of 0 is constant. Why? Integration is reverse of differentiation. Differentiation of constant is 0. So if we integrate the 0, we are getting reverse, the converse of the differentiation. So from that very, you can say the property of differentiation and integration, I can say momentum comes constant. Now momentum comes constant, momentum is remaining constant. लेकिन ऐसा कब मिला? जब आपने एक्सटर्नल फोर्स 0 किया. क्या मैं यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं that in all those systems in which external force is 0, momentum is going to remain constant in those systems. बेटा उन systems में momentum कंजर्व रहेगी जिनमें एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगा. ये आप वहां पे लिखेंगे. ये जो 3 स्टेप्स मैंने बोर्ड पे लिखे, ये आप वहां पे लिखेंगे बेटा, और आपके पूरे मार्क्स जो आने वाले हैं. अब यहां पे बेटा
एग्जाम्पल्स के साथ, यानी हमें कुछ एग्जाम्पल्स देनी है जहां पे हम दिखा सकें कि मोमेंटम कंजर्व रहेगी। बेटा बेस्ट एग्जाम्पल इज कोल्यूजन्स। जो आप पढ़ते हैं कोल्यूजन्स, आप पढ़ते हैं उसमें आप बहुत सारे पढ़ते हैं, हेड ऑन कोल्यूजन पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल कोल्यूजन्स पढ़ते हैं बेटा, है ना। तो बेटा वो एग्जाम्पल जो आप यहां पे लिख सकते हैं कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, आप कह सकते हो यहां पे भी मोमेंटम कंजर्व रहेगी बिफोर कोल्यूजन एंड आफ्टर। अब बोलेंगे सर मोमेंटम कैसे कोलाइड ये कांस्टेंट रहेगी? देखिए बेटा सिस्टम हमारा क्या है, दो बॉडीज का। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये इसकी तरफ आ रही है, ये इसकी तरफ आ रही है। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, हमारा फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। मैं इसको पकड़ के यहां की तरफ नहीं ले रहा हूं, मैं इसको पकड़ के यहां की तरफ नहीं ले रहा हूं। बस मैंने क्या किया, मैंने इसको वेलोसिटी दी है u1, मैंने इसको वेलोसिटी दी है u2। इट डजंट मीन बेटा कि मैं इनको फोर्स दे रहा हूं। द मोमेंट हम किसी बॉडी को रिलीज करते हैं, मेरे पास ये स्टाइलस है, जब तक ये मेरे हाथ में, तब तक मेरा फोर्स, मेरी एक्सेलरेशन इसमें आ रही है, एक्सटर्नल फोर्स इसमें प्रेजेंट है। लेकिन एक बार ये स्टाइलस और मेरे हाथ का कांटेक्ट छूट जाए बेटा, द मोमेंट इट गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम माय हैंड, अगर मैं इसको थ्रो करूं, द मोमेंट इट गेट्स रिलीज्ड, माय फोर्स वैनिशेस, माय एक्सेलरेशन बिकम जीरो, एक्सटर्नल फोर्स मेरा खत्म। सो दैट मीन्स बेटा ये वो सिस्टम है जिसमें मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दी है बेटा इनिशियल वेलोसिटी, तो मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इनको एक दूसरे के नजदीक लाने में। सो आप कह सकते हो बेटा यहां पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। जब ये कोलाइड करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन कांस्टेंट। बेटा ऐसे आपका गन बुलेट सिस्टम आता है बेटे, आपको पता होना चाहिए गन बुलेट सिस्टम जो है बेटा, that's again going to be the system in which external force is absent। देखिए बेटा क्यों, ध्यान से सुनिएगा, जब यहां पे ट्रिगर जो है आप प्रेस करते हैं तो यहां पे जो हेड होता है जिसके पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है, वो हेड इस बुलेट के पीछे जो है स्ट्राइक करता है, जिससे इसका जो फ्यूल अंदर का होता है बुलेट का वो जलना स्टार्ट होता है और ये बुलेट जो है ये आगे जाती है। अब बेटा यहां पे हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि एक्शन गन की वजह से बुलेट पे हुई, रिएक्शन बुलेट का गन को वापस मिलेगा। सिस्टम जो हमारा था दैट वाज गन एंड बुलेट, और एक्शन और रिएक्शन इसी के अंदर है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम, इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता है बेटा, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आप लिख सकते हो वहां पे मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन सिस्टम्स। कौन से सिस्टम्स? साथ में लिखो आइसोलेटेड सिस्टम्स। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है बेटा इन विच द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट, राइट। तो मोमेंटम कब कंजर्व्ड है? Isolated systems में। Sir, what are isolated system? In which external force is absent. Give an example: collisions, 1 dimensional, 2 dimensional. Give an example: gun bullet system. Rocket propulsion is an example of, you can say conservation of momentum. याद रखेंगे बेटा इसको। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो हमारा एक और क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। व्हाट इज दैट? देखिए यहां पे एक्सप्लेन द टर्म वर्क, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, गिव द टाइप्स ऑफ वर्क। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे हम बात करें वर्क कब हम कहेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन। पहले हमें समझना वर्क कब होती है, जब फोर्स चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है सच दैट फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस होती है, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस होती है, हम कहेंगे उस फोर्स ने वर्क की बेटा, उस फोर्स की वजह से वर्क हुई, ये हम कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं बेटा, वर्क इज सेड टू बी डन by an external force when that particular force is going to displace the body in a particular direction. Are you getting it? यानी it's a kind of that force जिसकी वजह से बड़ा उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आती है। तो जब एक फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट लाता है, हम कहते हैं उस फोर्स ने वर्क कर दी। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा।
फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं, वन इज कांस्टेंट फोर्स, अनदर इज वेरिएबल। टेक एन एग्जांपल, F इज इक्वल 10 न्यूटन एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज दिस द बॉडी, और इस पे बड़ा एक्ट कर रहा है एक फोर्स लाइक दिस, इस पे बॉडी, इस बॉडी पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है F, कितना फोर्स है बड़ा, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, राइट। और ये बॉडी जो है इस पोजीशन A से B पोजीशन तक आ जाती है, तो बड़ा हम ये कहेंगे जब ये बॉडी यहां से यहां तक गई, सो इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ S, तो हम कहेंगे बड़ा इस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस किया। अब हम कह सकते हैं इसने वर्क की, सो हम कहेंगे बड़ा वर्क किसके बराबर होगी, यहां पे वर्क का जो एक्सप्रेशन है बाय कांस्टेंट फोर्स, याद रखेंगे वर्क का एक्सप्रेशन बाय कांस्टेंट फोर्स, यू राइट W इज इक्वल टू F डॉट S, यानी इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो बेटा वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। Based on this expression, W is equal to F dot S, यहां पे हम तीन टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बेटा पहली चीज आप ध्यान से देखिएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी यहां से A पोजीशन से B पोजीशन तक मूव हो गई बेटा। आप देख सकते हैं यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है बेटा एक ही डायरेक्शन में, और अगर मैं एक्सप्रेशन यूज करूं W इज इक्वल F डॉट S, इट इज F S cos theta, yani angle between force and displacement. In this case, it is cos theta, theta is 0, so cos of 0 is 1, so work done is Fs, work बराबर हो गया बेटा F multiplied by S। ये वर्क कहलाएगा बेटा पॉजिटिव वर्क, इस वर्क को हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क जिसको हम कहेंगे बेटा दैट दिस इज द पॉजिटिव वर्क। दूसरी बेटा बात है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है और फोर्स इस डायरेक्शन में और बेटा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, बताइए एंगल इन दो के बीच में सर 90, अगर मैं इस टाइम कहूं बेटा हाउ मच इज द वर्क डन, आप कहेंगे सर Fs cos ऑफ 90, cos ऑफ 90 आएगा बेटा 0, वर्क डन इज 0। अब आपका इमीडिएट क्वेश्चन होगा ऐसे कैसे, फोर्स यहां से डिस्प्लेसमेंट यहां पे कैसे, ये कब होता है, कहां से होता है, अच्छे से सुन लीजिए बेटा। यू नो फोर्स दैट्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगता है बेटा, जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे या आर्क में चले, आर्क में चले, जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में चले या एक आर्क डिस्क्राइब करे, आर्क मीन्स अ पार्ट ऑफ सर्कल, जैसे आप रोड पे बेटा कट करते हो, एक टर्न करते हो, तो वो वहां पे आप पूरा सर्कल नहीं करते हो, दैट्स ओनली ए कट, शार्प टर्न होता है बेटा। जब भी आप करू कट करते हो तो बेटा आप एक फोर्स जरूर जो है लगेगा, होना चाहिए, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कब लगता है बेटा एक बॉडी पे, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चले या एक आर्क में चले, उस पे एक फोर्स आता है, दैट्स नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर ये बॉडी है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक बॉल है बेटा, मैंने इसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और मैं इसको घुमा रहा हूं in a circle with angular velocity omega, with angular velocity omega। इसका चेक करिए बेटा, ये अभी A पे, आफ्टर सम टाइम dt, बहुत स्मॉल टाइम के बाद ये बॉडी यहां पे आ गई। अगर मैं कहूं इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी इन चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम A to A डैश इन टाइम, कितने टाइम है बेटा dt, तो बेटा ये यहां पे थी, इन dt टाइम यहां पहुंची, s इज द डिस्प्लेसमेंट। बताइए बेटा जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बताइए वो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है, सर 90। और अगर मैं कहूं बताइए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, आपका आंसर होना चाहिए आज के बाद 0, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ये आप कहां यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका काम कर रहा है बेटा वहां पे, सेंट्रीपिटल फोर्स का, उसको घुमा रहा है बेटे इन अ सर्कल। अगर मैं आपसे कहूं कि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क कर रहा है बेटे उस इलेक्ट्रॉन पे, आंसर अगेन कम सर 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट लो बेटा, इट्स ऑन द एक्स एक्सिस, जबकि जो आपका यहां पे अगर मैं दिखाऊं दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कल, अगर मैं इसको दिखाऊं ये यहां पे था, आफ्टर सम टाइम यहां पहुंचा, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई बेटा। और अगर हम देखें इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है बेटे प्रोटॉन्स की वजह से, तो बेटा वो इस तरीके से लग रहा है, द एंगल इज 90, हम ये कहेंगे यहां पे बेटा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन है दैट इज 0।
सेम कॉन्सेप्ट सैटेलाइट मोशन में देखिए बेटा, जब सैटेलाइट ऑर्बिट करता है, जैसे हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे एक्ट करता है। मैं कहूंगा व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, द आंसर इज जीरो। सो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर यू कैन से द वर्क डन इज जीरो। तीसरा बेटे नेगेटिव वर्क। ये नेगेटिव वर्क क्या होती है और प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है इसकी, देखिए बेटा, ये हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी को मैंने फोर्स लगाया बेटे F1 न्यूटन आगे की तरफ, और बॉडी डिस्प्लेस हो गई बेटा आगे की तरफ बाय डिस्प्लेसमेंट S। लेकिन बॉडी को आपने रखा था रफ सरफेस पे, तो सीधी सी बात है यहां पे रिलेटिव मोशन हो रही है, तो एक फोर्स आएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं यहां पे कहूं F1 ने कौन सा काम किया बेटे, एंगल है बेटा जीरो, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव वर्क। अगर मैं कहूं इस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो है, सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने कितना काम किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड में, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, द एंगल बिटवीन द F एंड S इज 180 डिग्रीज। तो यहां पे आप कह सकते हो दैट द वर्क डन इज नेगेटिव। इस केस में हम कहते हैं वर्क डन इज नेगेटिव। सो द थ्री टाइप्स वी हैव, दैट्स वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी जीरो, वर्क डन कैन बी नेगेटिव। यू गॉट इट, यू गॉट माय पॉइंट। अब एक और चीज है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम इसको हम कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है वो मैं इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूं। हम कहते हैं बेटा work done by all forces is change in kinetic energy. Work done by all forces is equal to change in kinetic energy. ये एक्सप्रेशन कहां से आता है बेटे वो भी आप जान लीजिए। इसको हम कहते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। इतनी जबरदस्त थ्योरम आपकी फिजिक्स में शायद ही और कोई है बेटा जितनी ये है। यहां पे ऑल लिखने का मतलब है बेटा, चाहे वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रही है, नॉन कंजर्वेटिव की वजह से, कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से, या वेरिएबल फोर्सेस की वजह से, जो भी है बेटा, जो भी फोर्स है उनकी वजह से जो वर्क डन है बेटा दैट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द क्वेश्चन इज कैसे, ये कैसे हो गया। जैसे मैं एक मोशन लूंगा, मोशन के बहुत सारे टाइप्स है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मैं एक लेता हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये एक्सप्रेशन सबको याद होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। If I multiply it by throw out by 1/2 of m, 1/2 of m, तो पहली टर्म बनेगी 1/2 of mv स्क्वायर, दूसरी बनेगी 1/2 of m u स्क्वायर, तीसरा बनेगा 1/2 of m into 2as। 2 और 2 कैंसिल हुआ बेटे, यहां पे 1/2 of mv स्क्वायर हुआ बेटा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 of m u स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लेकिन इनिशियल, और बेटा यहां पे मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेटा वो हुई वर्क डन। तो बेटा जरा ध्यान से देखिएगा क्या मिला हमें, हमें मिला वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी तो मैंने इसको बेटा डिराइव किया किस मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, लेकिन ख्याल रहे बेटा ये एक्सप्रेशन हर, आप कह सकते हो इन ऑल सर्कमस्टांसेस दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। इवन मैं ये कहूंगा जिन न्यूमेरिकल्स में न्यूटनियन मैकेनिक्स फेल होती है बेटा ये फेल नहीं होता, क्योंकि इसके साथ ये लगा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो चलिए बेटा आज आपकी सीरीज का पहला लेक्चर था, ठीक है, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए इनका पीपीटी आपको इमीडिएटली आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या टेलीग्राम चैनल्स है बेटा उन पे आ जाएगा। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी पे अगर बनाई हुई है, और जो भी आपको डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। थैंक्स सो मच।